जॉन लॉक, आधुनिक दुनिया का वो आर्किटेक्ट जिसने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों की नींव रखी। हमें पॉलिटिकल साइंस की किताबों में रटाया जाता है कि वो उदारवाद के पिता मतलब फादर ऑफ लिबरलिज्म थे। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि आज़ादी का वो महान विचार किसी वातानुकूलित एयर कंडीशनड लाइब्रेरी में बैठकर नहीं, बल्कि एक घुटते हुए, डरे हुए और सड़े गले बचपन की उस राख से पैदा हुआ था जिसे इतिहास ने बहुत सफाई से छुपा दिया है। क्या कोई यकीन करेगा कि जिस इंसान ने दुनिया को बताया कि हर इंसान आज़ाद पैदा होता है, उसका अपना बचपन एक ऐसे घर में बीता था जो किसी कैद खाने से कम नहीं था। सोमरसेट की गीली मिट्टी और सर्द हवाओं में लिपटा वह साल 1632 था, जब रिंगटन के एक साधारण से पत्थर के मकान में जॉन लॉक ने अपनी पहली सांस ली। बाहर आसमान का रंग गहरा स्लेटी और मटमैला था, मानो कुदरत खुद उस पुराने सड़े हुए तंत्र के ढहने का मातम मना रही हो जिसे यह नवजात आगे चलकर अपनी कलम की नोक से मटियामेट करने वाला था। लॉक का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जहां इंसान की कीमत उसकी रगों में बहने वाले खून या उसकी जमीन से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि वह किस राजा की चौखट पर अपना माथा टेकता है। समाज एक ऐसे सफेद झूठ को सच मानकर जी रहा था कि राजा ईश्वर का साया है और उसकी हर ज्यादती, उसका हर अन्याय एक पवित्र आदेश है। इस पाखंड ने इंग्लैंड की आत्मा को एक ऐसे कैंसर की तरह जकड़ रखा था जहां सवाल पूछना मौत को दावत देने जैसा था। लॉक के बारे में एक मजेदार बात यह है कि उनके पिता का नाम भी जॉन ही था। वे एक मामूली वकील थे, लेकिन उनकी आंखों में वह खामोश विद्रोह सुलग रहा था जो उस वक्त के शांत दिखते गांवों की गहराई में दबा हुआ था। वह दौर इंग्लैंड के इतिहास का सबसे काला पन्ना था। सिविल वॉर की आहट सड़कों पर सुनाई दे रही थी। लॉक के पिता ने उस आग में कूदने का फैसला किया और पार्लियामेंट्री आर्मी में कैप्टन बन गए। यह एक ऐसी सेना थी जो राजा चार्ल्स प्रथम के उस दैवीय अधिकार के अहंकार को चुनौती दे रही थी जिसने देश को दो फाड़ कर दिया था। नन्हे लॉक ने अपने घर की दीवारों के भीतर ही उस डर और उस संकल्प को महसूस किया था। उनके पिता का चेहरा, जो युद्ध की धूल और अनिश्चितता से हमेशा तना रहता था, लॉक के लिए सत्ता का पहला और सबसे कड़वा सबक था। इतिहासकार मॉरिस क्रैंस्टन की खोजों में यह क्लियर होता है कि लॉक और उनके पिता के बीच कोई मखमली रिश्ता नहीं था। वहां कोई लोरी नहीं थी, कोई कोमल स्पर्श नहीं था। वहां सिर्फ एक प्यूरिटन अनुशासन की ठंडी और बेजान परत थी। घर के भीतर का माहौल किसी कैद खाने से कम नहीं था। प्यूरिटन एथिक्स की वह सख्त जकड़न जहां हंसना एक कमजोरी और मौज मस्ती को शैतान का रास्ता माना जाता था। ये माहौल लॉक के बचपन को लील रही थी। मेज पर रखा बासी खाना, कमरे के कोनों में जमी नमी की गंध और पिता की वह भारी खामोश मौजूदगी, इस सब ने लॉक के भीतर एक अजीब सी नफरत पैदा कर दी थी। यह नफरत किसी इंसान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस अथॉरिटी के खिलाफ थी जो बिना किसी तर्क के आप पर हावी होना चाहती है। जब एक बच्चा अपने ही घर में यह देखता है कि नियम इसलिए नहीं माने जा रहे कि वे सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऊपर से आए हैं, तो उसके भीतर का विद्रोही जाग जाता है। लॉक ने वहीं सीखा कि अधिकार ईश्वर की देन नहीं, बल्कि आपसी डर और नियंत्रण का एक कमजोर धागा है। जॉन लॉक जब बड़े हो रहे थे तो इंग्लैंड में तगड़ा वैचारिक और राजनीतिक बवाल मचा हुआ था। चारों ओर गृहयुद्ध, सड़कों पर गुंडागर्दी और राजनीतिक हत्याएं चल रही थीं। ऐसे खतरनाक माहौल में थॉमस हॉब्स जैसे लोगों की तूती बोलती थी। हॉब्स ने ये सब भयानक हिंसा देखी, गलियों में मार काट और कटे सिरों के मंजर, और एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने लोगों को डरा दिया। हॉब्स ने पक्के तौर पर कह दिया कि इंसान असल में एक जंगली भेड़िया होता है। उनका सीधा दावा था कि अगर इंसान को खुला छोड़ दिया जाए तो वह सिर्फ स्वार्थी, क्रूर और हिंसक इच्छाओं से भरा होता है। यह उस दौर का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल हिपोक्रेसी था जिसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हॉब्स ने फैलाया कि चूंकि इंसान पैदाइशी हिंसक और खुदगर्ज है, इसलिए अगर वह प्राकृतिक अवस्था में रहा तो उसकी जिंदगी गंदी, जानवरों जैसी और छोटी हो जाएगी।
अब इस गड़बड़ी से बचने का क्या तरीका था? हॉब्स ने समाधान दिया, एक तानाशाह शासक यानी एक लेवियाथन। उनका तर्क था कि लोगों को अपनी सारी आज़ादी एक ऐसे ताकतवर राजा को सौंप देनी चाहिए जिसके पास कानून बनाने, न्याय करने और यहां तक कि जान लेने का भी पूरा अधिकार हो। इस सिद्धांत का मकसद सीधा था, लोगों को डराकर गुलाम बनाना ताकि राजशाही के दैवीय अधिकार को कोई चैलेंज न कर सके। यह ऐसा दर्शन था जो लोगों के दिमाग में बिठा रहा था कि वे डरपोक और हिंसक जानवर हैं और गुलामी ही उनकी किस्मत है। जॉन लॉक ने इसी घुटन भरे, डर और धोखे के माहौल में दुनिया को देखा। उन्होंने देखा कि राजनेता और कट्टरपंथी धर्मगुरु मिलकर लोगों के मन में यह बात गहराई से बिठा रहे थे कि वे पैदाइशी पाप और गुलामी के लिए बने हैं। यह सोच लॉक के अंदर आज़ादी और इंसानी इज्जत के लिए एक भयंकर गुस्सा और विद्रोह पैदा करती थी। लॉक के अंदर पैदा हुई इसी वैचारिक नफरत ने बाद में उनके सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत टैबुला रासा या कोरी स्लेट की नींव रखी। लॉक ने सीधे सीधे हॉब्स के उस दावे को चुनौती देने की ठान ली जिसने इंसान को भेड़िया करार दिया था। लॉक पक्का इरादा कर चुके थे कि वे साइंटिफिक तरीके से साबित करेंगे कि इंसान पैदाइशी कोई जंगली भेड़िया नहीं होता। इसके विपरीत जॉन लॉक ने तर्क दिया कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट जैसा होता है, एक खाली पन्ना जिस पर कोई पैदाइशी विचार या सिद्धांत, इनेट आइडियाज छपे नहीं होते। इंसान का व्यक्तित्व उसके आदर्श और उसकी समझ समाज, पढ़ाई और अनुभव की कलम से लिखी जाती है। इंसान बुरा नहीं होता बल्कि समाज उसे बुरा बनाता है। वह हिंसक नहीं होता बल्कि खराब माहौल उसे हिंसा सिखाता है। इस तरह लॉक ने एक वैचारिक जंग छेड़ दी। उन्होंने हॉब्स के डर और तानाशाही वाले दर्शन के सामने इंसानी तर्क, सम्मान और स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। टैबुला रासा का सिद्धांत सिर्फ ज्ञान की बात नहीं थी, यह आज़ादी और खुद फैसला लेने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। इसने यह साबित किया कि अगर इंसान को गुलामी और अंधविश्वास के बजाय समझदारी भरी शिक्षा और आज़ादी वाला समाज दिया जाए तो वह एक नागरिक बनेगा, भेड़िया नहीं। यही विचार आगे चलकर लिबरलिज्म और आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद बना, जिसने तानाशाह शासकों की कुर्सी हिला दी। जॉन लॉक के लिए साल 1647 एक नए पर दमघोंटू चैप्टर की शुरुआत थी। उन्हें वेस्टमिंस्टर स्कूल भेजा गया तो उनके मन में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें परिवार और समाज की घुटन से आज़ादी मिलेगी, जहां उनका बचपन बीता था। उन्हें लगा था कि यहां विचारों को उड़ान मिलेगी, लेकिन वेस्टमिंस्टर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निराशाजनक और डरावना निकला। स्कूल की इमारतें पुरानी और उदास थीं। ऊंची काली पत्थर की दीवारें थीं जो धूप को भी अंदर नहीं आने देती थीं। इन दीवारों के बीच पढ़ाई का मतलब था बस सदियों पुरानी बातें दोहराते रहना। अरस्तु के थियरीज जो अब घिस पिट चुके थे, उन्हें बिना सवाल किए सच मान लिया जाता था। ये सब लैटिन और ग्रीक में थे और लॉक को यह दोहराव एक फालतू शोर जैसा लगता था। यहां ज्ञान का मतलब था रट्टा मारना। जो बात सदियों पहले किताबों में लिख दी गई थी, उसे बिना किसी लॉजिक या खुद के अनुभव के जैसा है मान लेना ही होशियारी थी। सवाल उठाना या शक करना उस किताबी दुनिया में बगावत माना जाता था। लॉक को उस बुकिश नॉलेज से सख्त नफरत थी। यह ज्ञान जिंदगी के असली स्ट्रगल, धूल, पसीना और खून से कोसों दूर था। उन्हें लगता था कि यह शिक्षा नहीं बल्कि दिमाग को सुस्त करने वाली एक गुलामी थी। इस बेचैनी से निकलने के लिए वे अक्सर स्कूल के पीछे सुनसान कोने में चले जाते थे, वो जगह जहां नालियों की बदबू और सीलन होती थी। उन्हें क्लासरूम की बनावटी बातों से कहीं ज्यादा सच्ची लगती थी। वे घंटों अकेले बैठकर आसमान को देखते रहते थे, एक खुला कैनवास जो उनकी सोच को उड़ने की जगह देता था। यह नीरस पढ़ाई से उनके लिए एक जरूरी ब्रेक था। उनके क्लासमेट्स ने बाद में जो लिखा उससे पता चलता है कि जॉन लॉक एक कमाल के स्टूडेंट थे। क्लास में वो ज्यादातर चुप रहते थे, शायद इसलिए क्योंकि पुरानी बातों को दोहराने वाली चर्चाओं में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी तेजी थी जो चीजों को बस देखती नहीं थी बल्कि उनकी तह तक जाती थी। यह चमक टीचर्स को परेशान कर देती थी क्योंकि यह उनकी पढ़ाई के तरीके पर एक अनकहा सवाल था।
जब 1652 में जॉन लॉक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शानदार क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एंट्री ली, तो यह सिर्फ पढ़ाई शुरू करना नहीं था। यह एक इंटेलेक्चुअल बगावत का पहला कदम था। उनके जूतों पर समरसेट के गांव की मिट्टी तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी एक चीज थी, पुरानी सोच और घिसी पिटी नॉलेज से सख्त नफरत। लॉक जब ऑक्सफोर्ड आए तो वह नॉलेज का हॉटस्पॉट नहीं था, बल्कि अरस्तुवादी स्कोलास्टिसिज्म की बेकार और उलझी हुई बातों का एक ठंडा कब्रिस्तान बन चुका था। वहां की हवा में आजाद सोच के बजाय सदियों पुराने बासी विचारों की बदबू थी। स्टूडेंट घंटों ऐसी फलालतू बातों पर बहस करते थे, जैसे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते डांस कर सकते हैं, जो असल जिंदगी या नई साइंटिफिक तरक्की से कोसों दूर थीं। लॉक के लिए यह माहौल एजुकेशन नहीं, बल्कि एक तरह की दिमागी कैद और जबरदस्त मेंटल टॉर्चर था। वह उस अंधेरी लाइब्रेरी में बैठते थे जहां दीवारों पर काई जमी थी और पुरानी चमड़े की किताबों की तेज और घुटन भरी महक उनके फेफड़ों में चुभती थी। इस माहौल ने उनके अंदर बेचैनी और असंतोष की आग को और भड़काया। उनके समकालीन और साथी एंथनी वुड ने लॉक को अकेला और नाराज स्टूडेंट बताया, जो यूनिवर्सिटी के अकादमिक दिखावे को साफ साफ देख रहा था। यह दिखावा सच्चाई को शब्दों के जाल में फंसाकर खत्म कर देता था और ज्ञान को बस पुरानी पूजी जाने वाली किताबों तक सीमित रखता था। उस वक्त यूनिवर्सिटी और चर्च का गठजोड़ एक झूठी थ्योरी पर टिका था कि सच और नॉलेज सिर्फ पुराने ग्रंथों में है और जिंदगी के सीधे अनुभव, ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल सोच की कोई वैल्यू नहीं है। लॉक ने इस थोपी गई इंटेलेक्चुअल गुलामी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची नॉलेज बंद कमरों की बहस या अरस्तू के शब्दों को रटने से नहीं मिलेगी, बल्कि वह इंसानों के एक्सपीरियंस, इंद्रियों से ऑब्जर्वेशन और समझदारी भरे चिंतन से पैदा होगी। ऑक्सफोर्ड में बिताए ये नाराजगी भरे साल ही उनके आने वाले बड़े फिलॉसफिकल काम, जैसे कि अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म और लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी की नींव बने, जिन्होंने नॉलेज के पुराने सिस्टम को चुनौती दी और मॉडर्न एज की इंटेलेक्चुअल क्रांति का रास्ता खोला। लॉक ने ऑक्सफोर्ड से जो धूल झाड़ी, वह सिर्फ समरसेट की मिट्टी नहीं थी, वह एक दौर की पुरानी दिमागी बेड़ियां थीं, जिन्हें तोड़कर वह आजादी और समझदारी की नई जमीन की तलाश में निकल पड़े थे। लॉक की नफरत उस समय के महान झूठ सियोलॉजिकल डिबेट्स के खिलाफ थी। वे देखते थे कि कैसे विद्वान लैटिन के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी को बेवकूफ बनाते थे। उनके सहपाठियों के लिए दर्शन शास्त्र एक खेल था, लेकिन लॉक के लिए यह एक कड़वा संघर्ष था। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर ऑक्सफोर्ड की गलियों में पहरेदारों के जूतों की आवाज और अंदर मोमबत्ती की पिघलती चर्बी के बीच वे सोचते थे कि क्या यह सब व्यर्थ है? क्या मनुष्य केवल इसलिए पैदा हुआ है कि वह उन महान पूर्वजों की नकल करे जो सदियों पहले मर चुके हैं? इसी दौरान उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की ओर रुख किया। यह उनका पहला बड़ा विद्रोह था। उन्होंने दर्शन की हवाई बातों को छोड़कर रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान की गंदी बोतलों और चीरफाड़ की मेजों को चुना। रॉबर्ट बॉयल जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम करते हुए लॉक ने सीखा कि सत्य किताबों में नहीं, बल्कि उन प्रयोगों में है जो आपके हाथों को गंदा करते हैं। उस दौर की राजनीति एक खौफनाक मोड़ ले रही थी। 1660 में राजशाही की वापसी हुई और चार्ल्स द्वितीय सिंहासन पर बैठा। लंदन की सड़कों पर जश्न था, लेकिन लॉक की आंखों में संदेह था। उन्होंने देखा कि कैसे कल के क्रांतिकारी आज राजा के तलवे चाट रहे थे। यह वह वातावरण था जिसने उन्हें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे का गला सिर्फ इसलिए काट रहे थे क्योंकि उनकी प्रार्थना करने का तरीका अलग था। इतिहासकार रिचर्ड एशक्राफ्ट के अनुसार लॉक ने इस समय महसूस किया कि धर्म और सत्ता का यह घातक मिश्रण समाज को निगल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि राजा का दैवीय अधिकार केवल एक कहानी है जिसे इसलिए सुनाया जाता है ताकि लोग अपनी बेड़ियों से प्यार करने लगें। ऑक्सफोर्ड की उन तंग और सीलन भरी गलियों में घूमते हुए लॉक का दिमाग एक ऐसी योजना बुन रहा था जो भविष्य में साम्राज्यों को उखाड़ फेंकने वाली थी। उनके पास न सेना थी, न धन, बस एक जलती हुई कलम थी और एक ऐसा अनुभव जो अभावों की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। तभी उनकी मुलाकात लॉर्ड एशले से हुई, जो बाद में अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी बने। यह मुलाकात कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि दो तूफानों का मिलना था। एशले बीमार थे,
उनके लीवर में एक फोड़ा था जिसने उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया था। लॉक ने एक डॉक्टर के रूप में उनकी जान बचाई, लेकिन असल में उन्होंने एक राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया। एशले के साथ जुड़कर लॉक उस सत्ता के गलियारों में पहुंचे जहां साजिशें इत्र की खुशबू के पीछे छिपी होती थीं। वहां उन्होंने देखा कि कैसे दरबारियों के रेशमी लिबासों के नीचे धोखे और लालच के घाव सड़े हुए थे। वे अब केवल एक छात्र नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सिपाही थे जो कलम से युद्ध लड़ रहा था। 1667 तक आते आते लॉक ने यह समझ लिया था कि इंग्लैंड का भविष्य राजा की सनक में नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में है। वह गंदा लंदन, जहां टेम्स नदी का पानी मल और कचरे से काला पड़ चुका था और जहां हर दूसरी गली में फांसी के फंदे लटके होते थे, लॉक की प्रयोगशाला बन गया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे उस झूठ को जड़ से उखाड़ देंगे जो कहता था कि इंसान किसी दूसरे इंसान की संपत्ति हो सकता है। 1667 से 1680 के बीच का वह दौर लंदन की उन तंग और बदबूदार गलियों का था, जहां ग्रेट फायर की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और हवा में जलते हुए लकड़ी और मरे हुए चूहों की सड़ांध बसी हुई थी। जॉन लॉक अब केवल एक मामूली डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वे लॉर्ड एशले के उस दिमाग का हिस्सा बन चुके थे जो राजशाही की जड़ों में तेजाब डालने की तैयारी कर रहा था। एशले के आलीशान लेकिन ठंडे एक्स्टर हाउस के कमरों में, जहां दीवालों पर लटकी भारी मखमली पर्दों के पीछे जासूस कान लगाए रहते थे, लॉक ने सत्ता के उस घिनौने सच को करीब से देखा जिसे आम जनता ईश्वरीय व्यवस्था समझकर पूजती थी। वहां इत्र छिड़के हुए दरबारी अपनी रेशमी आस्तीनों में खंजर छिपाए घूमते थे और हर प्याले में जहर का डर बना रहता था। लॉक के फेफड़ों में लंदन का वह काला धुआं भर रहा था जो उनकी सांसों को उथला बना देता था, लेकिन उनकी कलम उस समय के सबसे बड़े पाखंड निरंकुश सत्ता के खिलाफ और भी धारदार होती जा रही थी। उस समय का सबसे बड़ा झूठ थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों द्वारा फैलाया जा रहा था, जो कहते थे कि इंसान स्वभाव से एक जानवर है और उसे काबू में रखने के लिए एक लेविथान यानी एक सर्वशक्तिमान तानाशाह की जरूरत है। लॉक ने इस दलील को अपनी आंखों से मरते हुए उन बागियों के चेहरों में देखा जिन्हें टाइबर्न के पेड़ों पर लटकाया गया था। उन्हें एहसास हुआ कि हॉब्स का यह तर्क सिर्फ राजाओं की अय्याशी को जायज ठहराने का एक जरिया था। 1670 के दशक की उन बर्फीली रातों में, जब इंक की दवात जम जाती थी और लॉक अपनी उंगलियों को गर्म करने के लिए बार बार उन्हें रगड़ते थे, उन्होंने 2 ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट के शुरुआती पन्ने लिखे। वे उस समय की उस सड़ी हुई धारणा पर वार कर रहे थे जिसे रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी किताब पैट्रियार्का में फैलाया था कि राजा आदम का उत्तराधिकारी है और प्रजा उसकी संपत्ति। लॉक के लिए यह विचार एक मानसिक गुलामी थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर राजा प्रजा का मालिक है तो फिर एक इंसान और एक मवेशी में क्या फर्क रह जाता है। एशले के घर में रहते हुए लॉक को एक भयानक ऑपरेशन करना पड़ा। एशले के लीवर में एक चांदी की नली डालनी पड़ी ताकि मवाद बाहर निकल सके। उस समय बिना एनेस्थीसिया के किए गए उस ऑपरेशन के दौरान खून की जो महक और एशले की जो चीखें उस कमरे में गूंजी थीं, उसने लॉक को जीवन की नश्वरता और शारीरिक पीड़ा का वह सबक दिया जो किसी किताब में नहीं था। इतिहासकार पीटर लासलेट के अनुसार इसी शारीरिक यथार्थ ने लॉक को यह सोचने पर मजबूर किया कि सत्ता भी एक फोड़े की तरह है। अगर वह सड़ जाए तो उसे काटकर बाहर निकालना ही एकमात्र इलाज है। लॉक ने देखा कि कैसे सत्ता के नशे में चूर चार्ल्स द्वितीय ने संसद को भंग कर दिया और अपनी विलासिता के लिए पूरे देश को कैथोलिक फ्रांस के हाथों बेचने की साजिश रची। यह वह मोड़ था जहां लॉक ने तय किया कि अब केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। वे उस गुप्त विहिग आंदोलन के रणनीतिकार बन गए जिसने राजशाही के उस पुराने ढांचे को ढहाने की कसम खाई थी जो सदियों से इंग्लैंड की रूह को कुचल रहा था। 1680 का दशक इंग्लैंड में कैसा डरावना था। हर तरफ साजिशों का माहौल और राजाशाही तो अपनी मनमानी की हदें पार कर रही थी। जरा सी असहमति हुई नहीं कि आवाज दबा दी जाती थी। जॉन लॉक, जिनकी कलम में आग थी, इस माहौल में सबसे बड़े निशाने पर थे। उनकी जान को हर पल खतरा था। लॉक की जिंदगी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। हमेशा छिपते छिपाते फिरना, कभी किसी पुरानी सराय के बदबूदार कोने में रात गुजारनी पड़ती जहां पकड़े जाने का डर साए की तरह चिपका रहता था।
कभी दोस्तों के घरों की अटारी में दुबकना पड़ता, जहां चूहों के सिवा कोई साथी नहीं था। पर कमाल की बात यह है कि इस अकेलेपन और डर ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके विचारों को और ज्यादा धार दी। लॉक के जूतों के सोल भाग कर घिस गए थे और उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। साफ दिख रहा था कि वह एक ऐसी जबरदस्त वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गद्दार का टैग भी था। उस वक्त का इंग्लैंड क्या था? बस पाखंड का अड्डा। कानून शब्द तो सिर्फ दिखावे के लिए था। इसे गरीबों, किसानों और विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि अमीर और रईस इसे अपने फायदे के लिए जब चाहें, जैसे चाहें मोड़ लेते थे। इसी बीच लॉक ने अपनी लेखनी को एक ब्रह्मास्त्र में बदल दिया और उसका नाम दिया नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार। यह कोई बोरिंग थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक खुली चुनौती थी। लॉक ने चिल्लाकर कहा कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पर हर इंसान का जन्म से ही और हमेशा के लिए अधिकार है। यह कोई राजा या सरकार की खैरात नहीं है, बल्कि नेचर का पक्का नियम है। यह विचार सीधे सीधे राजा के दैवीय अधिकार वाले क्लेम पर करारा तमाचा था। यह एक ऐसी चिंगारी थी जो न सिर्फ इंग्लैंड, बल्कि पूरे यूरोप की तानाशाही सत्ताओं को मिनटों में फूंक सकती थी। सच कहूं तो उस दौर का यह सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आइडिया था। अपनी जान बचाकर भागते हुए भी लॉक ने आराम नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे जरूरी और जमीन से जुड़ी दार्शनिक किताब एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर काम शुरू किया। यह सिर्फ एक मोटी दार्शनिक किताब नहीं थी, बल्कि ज्ञान और सच पर चर्च और राजशाही के मोनोपोली को तोड़ने की सीधी कोशिश थी। उस समय के चर्च और पुराने ख्यालों वाले लोगों का मानना था कि इंसान के दिमाग में जन्म से ही कुछ पवित्र बातें भरी होती हैं, जिन्हें भगवान ने खुद डाला है। इन विचारों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों को कुचलने के लिए किया जाता था। लॉक ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इन्हीं पवित्र सत्यों के नाम पर बेकसूर लोगों को जलाया जाता था और कट्टरता फैलाई जाती थी। इसके जवाब में लॉक ने एक जबरदस्त और बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत पेश किया। हमारा दिमाग एक तबूला रासा है, यानी ब्लैंक स्लेट। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग ज्ञान या अच्छे बुरे के विचारों से खाली होता है। वह अनुभव से सीखता है और बड़ा होता है। उनका सीधा सा तर्क था कि अगर आप किसी बच्चे को नफरत, कट्टरता और तंग सोच वाले माहौल में बड़ा करोगे तो उसका दिमाग वैसा ही बनेगा। इसमें किसी ईश्वरीय दोष का कोई रोल नहीं, बल्कि उस बेकार और सड़े हुए समाज की गलती है जिसने उसे बिगाड़ा। यह फिलॉसफी राजाशाही के लिए दोहरी मुसीबत बन गई। एक तो इसने राजा के इस दावे को झूठा साबित कर दिया कि उसे जन्मसिद्ध और दैवीय ज्ञान मिला है। दूसरा, इसने लोगों को सिखाया कि भाई, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी और अपने राजनीतिक विचार खुद अपने अनुभव और तर्क के दम पर बनाओ, न कि किसी पोप या राजा के फरमान पर आंख बंद करके भरोसा करो। यह वैचारिक और राजनीतिक जंग लड़ते लड़ते लॉक इंग्लैंड के राजा के लिए सबसे बड़े और मोस्ट वांटेड दुश्मन बन गए थे। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि अब अपनी धरती पर रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा के गुर्गे उन्हें ढूंढने के लिए हर गली कूचे की खाक छान रहे थे। एक धुंध भरी और ठंडी सुबह, जब लंदन के बंदरगाहों पर जहाजों के लंगर उठने की आवाजें दूर तक गूंज रही थीं, लॉक को एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना पड़ा। राजा के खूनी हाथ उन तक पहुंचते उससे पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दी। उन्होंने चुपचाप इंग्लैंड से निकलना सही समझा और एक भगोड़े की जिंदगी चुनी। उनके पास खोने के लिए शायद अपनी जान के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनके दिमाग में भविष्य के लिए एक नए युग का पूरा ब्लूप्रिंट एकदम तैयार था। वह यूरोप भाग रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने साथ उदारवाद, लिबरलिज्म की पूरी फिलॉसफी भी कैरी की। उनका यह जाना सिर्फ एक आदमी का भागना नहीं था, यह नेचुरल राइट्स, तबुला रासा और सरकार की पावर को सीमित रखने के विचारों का पलायन था, जो जल्द ही 2 सदियों बाद अमेरिका और तेईसर फ्रांस की क्रांतियों की नींव बनने वाले थे। एक भगोड़े के तौर पर लॉक ने जो सिद्धांत दिए, सच कहूं तो उन्होंने दुनिया की राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। 1682 से 1689 का वह समय जॉन लॉक के लिए किसी जलती हुई भट्टी में फूंके जाने जैसा था।
जब वे हॉलैंड की ओर भागे तो उनके पीछे केवल राजा के जासूस नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सत्ता की नफरत थी जो उनके विचारों से थर्राती थी। समुद्र की लहरों पर डगमगाते उस छोटे से जहाज में, जहां खारे पानी की बौछारें लॉक के जर्जर शरीर को भिगो रही थीं, उन्होंने अपना नाम बदलकर डॉक्टर वैन डेर लिंडेन रख लिया। यह एक दार्शनिक की नहीं, बल्कि एक मुजरिम की तरह जीने की शुरुआत थी। एम्स्टर्डम की उन तंग नहरों और बदबूदार गलियों में, जहां गीली लकड़ी के जलने का धुआं हमेशा छाया रहता था, लॉक एक ऐसे भगोड़े थे जिनकी कीमत उस समय की राजशाही ने तय कर दी थी। वहां की दीवारों पर चिपकी हुई नमी और ठंडी रातों में अपनी कांपती उंगलियों से वे उन पन्नों को सहेजते थे, जिन्हें अगर कोई पकड़ लेता तो उन्हें राजद्रोह के आरोप में बीच सड़क पर फांसी दे दी जाती। हॉलैंड उस समय यूरोप का वह कोना था जहां विद्रोहियों की भीड़ जमा थी। वहां की हवा में आजादी की एक ऐसी गंध थी जो इंग्लैंड में मर चुकी थी, लेकिन लॉक के लिए वहां भी शांति नहीं थी। 1684 में जब उन्हें ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च से आधिकारिक तौर पर निकाल दिया गया, तो वह केवल एक पद का जाना नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा घाव था। राजा चार्ल्स द्वितीय ने स्वयं आदेश दिया था कि इस खतरनाक आदमी की जड़ें काट दी जाएं। लॉक ने महसूस किया कि जिस संस्थान को उन्होंने अपना जीवन दिया, वह भी सत्ता के तलवे चाटने में मशगूल था। इतिहासकार के पी रिचन के अनुसार लॉक को हॉलैंड में भी छिपकर रहना पड़ता था। अक्सर वे खिड़कियों से दूर अंधेरे कोनों में बैठते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। उनकी यह छटपटाहट और उनका यह एकांत ही था जिसने उन्हें ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन लिखने के लिए मजबूर किया। उस समय का सबसे बड़ा पाखंड यह था कि चर्च कहता था कि किसी को जबरन स्वर्ग भेजा जा सकता है। लॉक ने देखा था कि कैसे लोगों को उनके विश्वास के कारण गर्म सलाखों से दागा जाता था। उन्होंने अपनी कलम से इस झूठ की खाल उधेड़ दी। उन्होंने लिखा कि आत्मा पर किसी का जोर नहीं होता। आप किसी को प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करने के लिए नहीं। यह उस खूनी धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक युद्ध था जिसने पूरे यूरोप की मिट्टी को लाल कर दिया था। लॉक के लिए धर्म कोई सत्ता का औजार नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत खोज थी। हॉलैंड की उन धुंधली शामों में जब वे अकेले बैठकर सस्ती शराब और सूखे ब्रेड के साथ गुजारा करते थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर इंसान को सोचने की आज़ादी नहीं है तो वह एक चलते फिरते लाश से बेहतर नहीं है। 1685 में जेम्स द्वितीय के गद्दी पर बैठने के बाद खतरा और बढ़ गया। राजा ने लॉक का नाम उन 84 गद्दारों की सूची में डाल दिया जिन्हें हॉलैंड से वापस इंग्लैंड भेजने की मांग की गई थी। अब लॉक के पास कोई घर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वे डच मित्रों के तहखानों में छिपते रहे, जहां चूहे उनकी पांडुलिपियों को कुतरने की कोशिश करते थे। वहां की उम्स और धूल ने उनके अस्थमा को और बिगाड़ दिया था। हर सांस एक भारी पत्थर को उठाने जैसी थी। लेकिन इसी शारीरिक पीड़ा ने उनके इस विचार को और पुख्ता किया कि मनुष्य का शरीर और उसकी संपत्ति उसकी अपनी है, किसी राजा की नहीं। उन्होंने इसी दौरान अपनी उस महान रचना टू ट्रीटीजेस को अंतिम रूप दिया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर राजा जनता के भरोसे को तोड़ता है तो जनता को उसे उखाड़ फेंकने का पूरा हक है। यह राइट टू रेवोल्यूशन उस समय का सबसे बड़ा परमाणु बम था। 1688 की वह सर्द रात जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर चढ़ाई करने का फैसला किया, लॉक के लिए वह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनकी दार्शनिक जीत की शुरुआत थी। वे उसी जहाज के काफिले में सवार होकर इंग्लैंड लौटे जिसमें रानी मैरी सवार थीं। फरवरी 1689 में जब वे फिर से लंदन की धरती पर उतरे, तो वे अब डॉक्टर वैन डेर लिंडेन नहीं थे, बल्कि एक नए युग के मसीहा थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने देखा कि लंदन अब भी वैसा ही धुएं से भरा और निष्ठुर था। उनके हाथ अब बूढ़े हो चुके थे और झुर्रियों से भरे थे, लेकिन उन हाथों में वे कागज थे जो आने वाली सदियों में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति की नींव बनने वाले थे। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी और अपनी किताबें गुमनाम तरीके से छपवाईं, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता बदलती है पर उसकी फितरत हमेशा दमनकारी ही रहती है। 1689 से 1690 का वह समय लंदन की गलियों में एक नई और बेचैन कर देने वाली सुबह लेकर आया था। जॉन लॉक, जिनकी उम्र अब 60 के करीब पहुंच रही थी,
अपनी जर्जर काया को संभालते हुए फिर से उस शहर की हवा में सांस ले रहे थे जिसने उन्हें कभी एक भगोड़े की तरह दुत्कारा था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन सफल हो चुका था और राजा जेम्स द्वितीय अपनी जान बचाकर फ्रांस भाग चुका था। लेकिन लॉक के लिए यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह उस दैवीय झूठ की मौत थी जिसे उन्होंने बचपन से अपने सीने पर एक पत्थर की तरह महसूस किया था। लंदन अब भी कोयले के धुएं और घोड़ों की लीद की गंध से भरा था, लेकिन पार्लियामेंट के गलियारों में अब उन विचारों की गूंज सुनाई देने लगी थी जिन्हें लॉक ने हॉलैंड के अंधेरे तहखानों में छिपकर लिखा था। इस समय का सबसे बड़ा पाखंड वह संवैधानिक समझौता था जिसे नए शासक विलियम और मैरी लागू कर रहे थे। वे खुद को जनता का सेवक कह रहे थे, लेकिन लॉक की बारीक नजरें देख रही थीं कि कैसे पुरानी सामंतशाही अब नए कपड़ों में खुद को सजा रही थी। इतिहासकार मार्क गोल्डी के अनुसार लॉक को इस नई सरकार में कई ऊंचे पदों की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। वे जानते थे कि सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही सच बोलने की ताकत छिन जाती है। उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा था, सीने में उठने वाला वह पुराना दर्द जिसे वे ऑक्सफोर्ड की ठंड कहते थे, अब एक जानलेवा घरघराहट में बदल चुका था। हर बार जब वे खांसते थे तो उन्हें अपनी नश्वरता का एहसास होता था, और यही वह छटपटाहट थी जिसने उन्हें अपनी अधूरी पांडुलिपियों को दुनिया के सामने लाने के लिए मजबूर किया। 1690 में जब एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुई तो उसने यूरोप के बौद्धिक जगत में एक ऐसा विस्फोट किया जिसकी गूंज चर्च की ऊंची मीनारों तक सुनाई दी। उस समय का प्रचलित झूठ यह था कि इंसान का दिमाग ईश्वर द्वारा दी गई जन्मजात प्रवृत्तियों का गुलाम है। लॉक ने इस दलील की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि हमारे पास कोई इनबिल्ट ज्ञान नहीं होता। उन्होंने उस वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया जहां एक बच्चा पैदा होता है, वह केवल रंगों, आवाजों और स्पर्श को महसूस करता है। अगर उसे अंधेरे में रखा जाए तो वह रोशनी को कभी नहीं जान पाएगा। यह विचार चर्च के लिए एक सीधा खतरा था, क्योंकि अगर ज्ञान केवल अनुभव से आता है तो फिर पादरियों का यह दावा कि वे ईश्वरीय सत्य के एकमात्र ज्ञाता हैं पूरी तरह निराधार साबित हो जाता था। लॉक ने यह साबित कर दिया कि एक गरीब किसान का बेटा भी उतना ही बुद्धिमान हो सकता है जितना एक राजकुमार, बशर्ते उसे वही अनुभव और शिक्षा मिले। लंदन की उन सर्द शामों में जब लॉक अपनी मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बैठते थे, उन्हें यह देखकर घृणा होती थी कि कैसे नए पूंजीपति और व्यापारी स्वतंत्रता के नाम पर गरीबों का शोषण कर रहे थे। 1690 के दशक के शुरुआती सालों में उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड के कमिश्नर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने व्यापार की उस निर्मम दुनिया को देखा जहां इंसान की कीमत उसके काम करने की क्षमता से आंकी जाती थी। वहां की फाइलों में दबे हुए आंकड़े और मजदूरों की बदहाली ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार जो उन्होंने दिया था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने तर्क दिया था कि संपत्ति वह है जिसे इंसान ने अपनी मेहनत से बनाया है, न कि वह जो दूसरों का खून चूसकर जमा की गई हो। उनका मानसिक स्वास्थ्य इस समय एक अजीब द्वंद्व से गुजर रहा था। एक तरफ वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारक बन चुके थे और दूसरी तरफ वे एक अकेले बूढ़े व्यक्ति थे जिनके पास कोई अपना परिवार नहीं था। वे ओट्स में अपने मित्र सर फ्रांसिस मैशम के घर चले गए, जहां की ग्रामीण शांति और ताजी हवा उनके फेफड़ों को थोड़ी राहत देती थी। लेकिन वहां भी उन ऊंचे पेड़ों और घास के मैदानों के बीच वे अपनी पुरानी आदतों से मजबूर थे। वे हर छोटी चीज का हिसाब रखते थे, चाहे वह घर का खर्च हो या मौसम का बदलता मिजाज। यह उनकी उस तबूला रासा की थ्योरी का ही हिस्सा था। वे दुनिया को उसके सबसे कच्चे और वास्तविक रूप में देखना चाहते थे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी पाखंड के। उनकी आंखों में वह चमक अब भी बाकी थी जो यह कहती थी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक भी इंसान दूसरे के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लॉक के विचारों को हथियार बनना ही होगा। 1690 से 1699 के वे साल जॉन लॉक के लिए एक ऐसे ढलते हुए सूरज की तरह थे जो डूबने से पहले अपनी पूरी तपिश दुनिया पर छोड़ देना चाहता था। ओट्स के उस विशाल हवेलीनुमा घर में, जहां पुरानी लकड़ियों की चरमराहट और बगीचे की नम मिट्टी की गंध कमरों में तैरती रहती थी, लॉक का शरीर अब पूरी तरह जवाब दे रहा था। उनके पैरों में सूजन आ गई थी और उनकी वह पुरानी खांसी अब एक खूनी कफ में तब्दील हो चुकी थी।
लेकिन उनका दिमाग अभी भी उस झूठ को कुरेदने में लगा था जिसे दुनिया शिक्षा कहती थी। उन्होंने देखा कि कैसे स्कूलों में बच्चों को कोड़ों के दम पर रटंत विद्या सिखाई जा रही थी, जैसे वे कोई पालतू जानवर हों। इतिहासकार जेम्स एक्सटेल के अनुसार लॉक ने इसी दौरान सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन पर काम किया, जहां उन्होंने उस समय की क्रूर स्कूली व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक पाखंड यह था कि बच्चों को जन्म से ही पापी माना जाता था और उनकी इच्छा शक्ति को कुचलना ही धर्म समझा जाता था। लॉक ने इस सड़ी हुई सोच पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि बच्चा कोई जन्मजात अपराधी नहीं है, बल्कि वह एक कच्ची मिट्टी है जिसे प्यार और तर्क से ढालना चाहिए। उन्होंने ओट्स की उन सीलन भरी रातों में अपनी कांपती उंगलियों से लिखा कि असली शिक्षा वह नहीं जो लैटिन के शब्दों को रटा दे, बल्कि वह है जो एक इंसान को स्वतंत्र विचारक बना सके। वे उस समय के रईसों के उन बच्चों को देख रहे थे जो ऊंचे पदों पर तो बैठ जाते थे, लेकिन जिनके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं थी। लॉक के लिए यह केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं था, यह लोकतंत्र की नींव थी। अगर नागरिक सोचना नहीं जानते तो स्वतंत्रता केवल एक खोखला शब्द बनकर रह जाती है। 1690 के दशक के मध्य में इंग्लैंड एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सिक्कों की जालसाजी इतनी बढ़ गई थी कि बाजार में असली चांदी के सिक्के मिलना मुश्किल हो गया था। लोग सिक्कों के किनारों को काट लेते थे, जिससे मुद्रा की कीमत गिर रही थी। लॉक ने यहां भी अपनी दार्शनिक तर्कशक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने रिकॉइनेज यानी नए सिक्कों की ढलाई के मुद्दे पर सरकार को सलाह दी। उनका तर्क सरल लेकिन कठोर था। मुद्रा की कीमत उस पर लिखे वादे से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद धातु के असली वजन से होनी चाहिए। यह उस समय के उन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के मुंह पर तमाचा था जो कागजी हेराफेरी से जनता को ठग रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जैसे विचारों में मिलावट समाज को नष्ट करती है, वैसे ही धन में मिलावट देश की रीढ़ तोड़ देती है। इसी दौरान लॉक को एक और मानसिक युद्ध लड़ना पड़ा, अपने ही पुराने दोस्तों और चर्च के कट्टरपंथियों के खिलाफ। 1695 में जब उन्होंने एड रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रकाशित की, तो उनके ऊपर नास्तिकता के आरोप लगाए गए। उस दौर का पाखंड यह था कि यदि आप धर्म को तर्क की तराजू पर तौलते तो आपको समाज का दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। लॉक ने तर्क दिया कि ईसाईयत का असली सार तर्क संगत है, न कि वह अंधविश्वास जो पादरियों ने फैला रखा है। उन्होंने उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम सवाल पूछ सकें, न कि इसलिए कि हम अपनी आंखें बंद कर लें। ओट्स की उस लाइब्रेरी में, जहां मोमबत्तियों की कालिक दीवारों पर जम चुकी थी, लॉक ने महसूस किया कि वे अब भी उसी लड़ाई में थे जो उन्होंने 1632 में शुरू की थी, सत्य बनाम सत्ता। 1699 की सर्दियों तक आते आते लॉक का चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। वे अब ज्यादातर समय अपनी व्हील चेयर पर बिताते थे, जिसे लेडी मैशम बगीचे की धूप में ले जाती थीं। वहां की ठंडी हवा और गिरते हुए पत्तों को देखकर उन्हें अपने जीवन के संघर्ष याद आते थे। उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें उन्होंने हर छोटी चीज का हिसाब रखा, क्योंकि उनके लिए ईमानदारी केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीने का तरीका था। उन्होंने उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उन्हें देश से निकाला था, लेकिन उन विचारों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने इंसान को गुलाम बनाया था। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन उनके भीतर का वह विद्रोही अभी भी जाग रहा था, यह जानते हुए कि उनके लिखे शब्द अब उन समुद्री जहाजों पर सवार होकर नई दुनिया अमेरिका की ओर जा रहे थे, जहां वे एक नई क्रांति की आग भड़काने वाले थे। 1700 से 1704 के वे अंतिम वर्ष जॉन लॉक के लिए किसी पुरानी जर्जर इमारत के ढहने जैसे थे, जिसकी नींव तो हिल रही थी लेकिन उसकी रूह अब भी अडिग थी। ओट्स के उस शांत घर की फिजाओं में अब मौत की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। लॉक के फेफड़े अब पूरी तरह हार मान चुके थे। हर सांस एक ऐसी गड़गड़ाहट के साथ आती थी जैसे सूखी लकड़ियों का कोई गट्ठर टूट रहा हो। वे अब बिस्तर से उठने के लिए भी लेडी मैशम की मदद के मोहताज थे। लेकिन उस समय का सबसे बड़ा पाखंड जो उन्हें अब भी चैन से सोने नहीं दे रहा था, वह था इंग्लैंड की राजनीति में फिर से सिर उठाती वह कट्टरता जो धार्मिक शुद्धता के नाम पर फिर से इंसानी अधिकारों को कुचलने का ख्वाब देख रही थी। 1702 के आसपास जब रानी एन सिंहासन पर बैठीं, तो पुरानी टोरी पार्टी के वे लोग फिर से सक्रिय हो गए।
जो चर्च और राज्य के उस अपवित्र गठबंधन को वापस लाना चाहते थे जिसे लॉक ने जीवन भर नकारा था। लॉक ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए कांपते हाथों से और धुंधली पड़ती आंखों के साथ उन नए कानूनों के खिलाफ लिखना जारी रखा जो असंतुष्टों की आजादी को छीनना चाहते थे। उन्हें इस बात की गहरी पीड़ा थी कि जिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने अपना घर और स्वास्थ्य दांव पर लगाया था, वह अब सत्ता के भूखे भेड़ियों के हाथों में पड़कर अपना मूल चरित्र खो रहा था। इतिहासकार मार्क गोल्डी के अनुसार लॉक के अंतिम वर्ष केवल शारीरिक बीमारी के नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक डर के भी थे कि कहीं उनका पूरा जीवन कार्य एक बार फिर से तानाशाही की भेंट न चढ़ जाए। ओट्स की उस लाइब्रेरी में जहां अब केवल पुरानी दवाइयों की तीखी गंध और मोमबत्तियों का धुआं रहता था, लॉक अपनी सबसे बड़ी विरासत टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट के संशोधित संस्करणों पर काम कर रहे थे। उस समय का झूठ यह था कि लोग यह समझने लगे थे कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजा का न होना है। लॉक ने अपनी आखिरी ऊर्जा को समेटते हुए यह साफ किया कि स्वतंत्रता का अर्थ कानून का शासन है, न कि किसी बहुमत की तानाशाही। उन्होंने महसूस किया कि आने वाली सदियों में लोग उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक एक शब्द को वैसे ही तराशा जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। उनके जूतों की धूल अब साफ हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग की धार वैसी ही तीखी थी जैसी रिंगटन की उन गलियों में थी। 1703 की सर्दियों ने लॉक के शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया था। वे अब बहरे भी होने लगे थे और बाहरी दुनिया की आवाजें उनके लिए एक धुंधली गूंज बनकर रह गई थीं। लेकिन इसी खामोशी में उन्हें उस तबुला रासा का असली अर्थ समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के अंत में हम फिर से उसी कोरी स्लेट की तरह हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वे अक्सर घंटों खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखते रहते, जो ओट्स के बगीचे को सफेद चादर से ढक देती थी। उन्हें लगता था कि जैसे वह बर्फ पूरी दुनिया के दागों को छिपा रही है, वैसे ही मौत भी इंसान के सारे संघर्षों को एक खामोश शांति में बदल देती है। लेकिन उनका विद्रोह शांत नहीं हुआ था। उन्होंने उन पादरियों को अपने कमरे में आने से मना कर दिया जो उन्हें अंतिम संस्कार के नाम पर वही पुराने पवित्र झूठ सुनाना चाहते थे जिन्हें वे जीवन भर खंडन करते आए थे। उस समय के समाज में एक और बड़ा झूठ व्याप्त था कि बुढ़ापा और बीमारी इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। लॉक ने इस धारणा को अपनी अंतिम सांस तक चुनौती दी। उन्होंने लेडी मैशम को बाइबल की उन आयतों को पढ़कर सुनाने को कहा जो प्रेम और करुणा की बात करती थीं, न कि दंड और भय की। वे एक ऐसे ईश्वर की तलाश में थे जो तर्क संगत हो, जो किसी तानाशाह की तरह सिंहासन पर न बैठा हो, बल्कि उस सत्य के रूप में हो जिसे हर इंसान अपने अनुभवों से खोजता है। उनकी वह भारी घरघराहट वाली सांसें, उनके पीले पड़ चुके हाथ और उनकी वह जिद्दी नजर, सब मिलकर उस महान दार्शनिक के अंतिम युद्ध की गवाही दे रहे थे, जो मौत से नहीं बल्कि उस अज्ञानता से था जिसने सदियों से मानवता को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अक्टूबर 1704 की वह सुबह ओट्स की हवेली पर एक भारी खामोशी उड़कर आई थी। जॉन लॉक, जिनका जीवन संघर्षों और छिपे हुए नामों की एक लंबी दास्तान था, अब अपनी अंतिम यात्रा के मुहाने पर खड़े थे। कमरे में सर्दी इतनी थी कि कांच की खिड़कियों पर धुंध जमी हुई थी और बाहर के ऊंचे पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्ते किसी पुराने साम्राज्य के पतन की तरह फर्श पर बिखर रहे थे। लॉक अब बिस्तर पर नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिसने उनके बीमार शरीर को सहारा दिया था। लेडी मैशम उनके पास बैठी साम्स की आयतें पढ़ रही थीं, लेकिन लॉक की नजरें उन शब्दों के पीछे छिपे उस सत्य को खोज रही थीं जिसे उन्होंने ताउम्र अपने तर्कों से सींचा था। 1704 का वह समाज अब भी इस झूठ में जी रहा था कि मौत के बाद एक भयानक न्याय का दिन आएगा जहां इंसान को उसके जन्मजात पापों के लिए जलाया जाएगा। लॉक ने अपनी आखिरी डूबती हुई आवाज में इस डर को नकार दिया। उनके लिए जीवन एक सफल में प्रयोग था, एक ऐसी कॉरिस्लेट जिस पर उन्होंने आजादी और तर्क के गहरे निशान छोड़े थे। इतिहासकार मॉरिस क्रैंस्टन लिखते हैं कि अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले लॉक ने कहा था कि वे एक ऐसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं जहां केवल पाखंड और भ्रम का बोलबाला है, लेकिन उन्हें संतोष था
कि उन्होंने उस भ्रम की दीवार में एक ऐसी दरार कर दी है जिसे अब कोई राजा या पादरी भर नहीं पाएगा। उनके फेफड़ों की वह खौफनाक घरघराहट अब धीमी पड़ रही थी और कमरे में बसी दवाइयों की कड़वी महक के बीच एक अजीब सी पवित्र शांति छा गई थी। 28 अक्टूबर 1704 की दोपहर को जब सूरज की एक फीकी किरण खिड़की की दरार से होकर लॉक के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। उनका निधन किसी शोर, शराबे या राजकीय सम्मान के बीच नहीं हुआ, बल्कि एक भगोड़े की तरह शुरू हुआ। उनका सफर एक दार्शनिक की गरिमापूर्ण खामोशी में खत्म हुआ। उनके जूतों पर अब धूल नहीं थी, लेकिन उनके लिखे हुए कागजों पर उस समय के निरंकुश शासकों के पसीने की गंध थी। उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि उनकी कब्र पर कोई तामझाम न हो। उनकी कब्र के पत्थर पर लैटिन में जो शब्द लिखे गए, उनका सार यही था कि यहां वह व्यक्ति सो रहा है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल सच को खोजने के लिए किया। लोग के मरने के बाद भी उस समय के कट्टरपंथियों ने यह झूठ फैलाया कि वे अंत में डर गए थे, लेकिन वास्तविकता इसके उलट थी। उनके डेस्क पर मिली आखिरी पांडुलिपियों ने यह साबित कर दिया कि वे अपनी अंतिम सांस तक उस तबूला रासा के सिद्धांत पर अटल थे। वे जानते थे कि इंसान का दिमाग एक कोरी पट्टी है और वे उस पर स्वतंत्रता की इबारत लिखकर गए थे। जिस इंग्लैंड ने उन्हें कभी देश निकाला दिया था, वही देश अब उनके विचारों के दम पर दुनिया का सबसे आधुनिक राष्ट्र बनने की राह पर था। 1704 के उस धुंधलके में जब लॉक का शव ओट्स के छोटे से कब्रिस्तान की मिट्टी में मिलाया गया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उस मिट्टी से निकलने वाली वैचारिक खुशबू एक दिन अमेरिका के संविधान और मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा बनेगी। लॉक की वह ठंडी हो चुकी देह और उनकी बंद हो चुकी आंखें एक ऐसे युग का अंत थीं जहां सवाल पूछना गुनाह था, और एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां तर्क ही ईश्वर का असली रूप बनने वाला था। उन्होंने समाज को यह कड़वा सच सिखाया कि कोई भी राजा दिव्य नहीं होता और कोई भी विचार जन्मजात नहीं होता। ओट्स की वह हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है और वहां की हवा में आज भी उस बूढ़े दार्शनिक की खांसी और उसकी कलम की सरसराहट महसूस की जा सकती है, जो आज भी हर उस तानाशाह को चुनौती दे रही है जो इंसान के दिमाग पर कब्जा करना चाहता है। जॉन लॉक चले गए थे, लेकिन उनका वह कोरा कागज अब पूरी मानवता का घोषणा पत्र बन चुका था, एक ऐसी विरासत जिसे न तो आग जला सकती थी और न ही समय की धूल धुंधला कर सकती थी।